So, CSS table. Tables are a fundamental part of web design, and CSS can be used to style them in a variety of ways. So, the look of a table, HTML table, can be greatly improved with CSS. तो इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ देखते हैं. जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एक फैंसी टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया है जिसमें माउस ओवर पर रो का कलर भी चेंज हो रहा है. हर एक आपका सेकंड रो का कलर वो भी आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है. हेडर का कलर डिफरेंट है और बॉर्डर वगैरह भी हमने इसमें अप्लाई किया हो. तो इस तरह का टेबल अगर अचीव करना है तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या प्रोसेस होगा. सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेबल में बॉर्डर्स. टेबल के स्ट्रक्चर की बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि टेबल हम लोग आपको ऑलरेडी HTML में पढ़ा चुके हैं. यहाँ बात होगी सिर्फ और सिर्फ स्टाइल की. To specify table borders in CSS, use the border property. The example below specifies a solid border for table, TH and TD elements. So हमने यहाँ पर तीनों को ग्रुप सेलेक्टर में डाला है और तीनों को एक ही प्रॉपर्टी असाइन की है. तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रिजल्ट आपको रिसीव होगा इसमें. नेक्स्ट, इसी टेबल को हम लोग फुल विड्थ करना चाह रहे हैं तो हमने मेन टेबल एलिमेंट को लिया और उसको हमने क्या विड्थ दिया, 100%. The table above might seem small in some cases. If you need a table that should span the entire screen like full width, add 100% to the table element. अब आपका यही टेबल जो है वो फुल स्क्रीन को कवर करेगा यानी कि फुल विड्थ. नेक्स्ट बात करते हैं डबल बॉर्डर्स की. जब भी आपको टेबल बनाते हैं तो वो आपको कुछ इस तरह से डबल बॉर्डर में डिस्प्ले होता है. तो डबल बॉर्डर के लिए क्या किया जाए, so notice that the table in the example above have double borders. This is because both the table and the TH and TD elements have separate borders to remove double borders. So take a look at the example below. इसके लिए आपको CSS में एक प्रॉपर्टी यूज करनी which is border collapse. Property set whether the table borders should be collapsed into a single border. तो अभी देखो ये डबल दिखाई दे रहा है. तो ये जो बॉर्डर डबल दिखता है इसका रीज़न होता है सेल स्पेसिंग. हमने यहाँ से कोलैप्स किया. अब जब आप आउटपुट देखेंगे तो आपको सिंगल बॉर्डर ही विजिबल होगा. नेक्स्ट, इफ़ यू ओनली वांट बॉर्डर अराउंड अ टेबल, यानी कि सिर्फ हम चाहते हैं टेबल पर हो, TR TH TD पर ना हो, तो आप ओनली टेबल को असाइन कीजिए. तो चलिए एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पर. तो आपको सिर्फ आउटर टेबल दिखाई देगा. इनसाइड वाला जो TR TH TD है उस पर आपको टेबल नहीं मिलेगा. अब बात करते हैं टेबल में डिफरेंट साइजेस की. तो टेबल विड्थ एंड हाइट. द विड्थ एंड हाइट ऑफ अ टेबल आर डिफाइंड बाय द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टीज. The example below sets the width of the table to 100% and the height of the TH element to 70 pixels. और आप यहाँ देख सकते हैं TH की हाइट 70 पिक्सल्स और एंटायर टेबल का विड्थ कितना है, 100%. नेक्स्ट, टू क्रिएट अ टेबल दैट शुड ओनली स्पैन हाफ द पेज. तो हम लोग यहाँ पर विड्थ 50% लिखेंगे तो स्क्रीन का 50% ही यूज़ में आएगा या ब्राउज़र का 50% ही आपका टेबल स्पैन होगा. नेक्स्ट बात करते हैं टेबल में अलाइनमेंट. सो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. डिफ़ॉल्ट जो हमारा अलाइनमेंट होता है टेबल का वो लेफ्ट होता है. द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सेट्स द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लाइक लेफ्ट, राइट और सेंटर ऑफ द कंटेंट इन TH और TD. बाय डिफ़ॉल्ट द कंटेंट ऑफ TH एलिमेंट आर सेंटर अलाइन एंड द कंटेंट ऑफ TD एलिमेंट्स आर लेफ्ट अलाइन. To center align the content of TD elements as well, use text align center on TD elements. अभी आप क्या देखेंगे, TH जो हमारा बाय डिफॉल्ट बोल्ड और सेंटर होता है, अब हमारा रिमेनिंग कंटेंट भी सेंटर लाइन दिखाई देगा. नेक्स्ट,
To left align the content, force the alignment of th elements to लेफ्ट अलाइन विद द टेक्स्ट लाइन लेफ्ट प्रॉपर्टी. अभी हम देखेंगे टी एच जो कि बाय डिफॉल्ट बोल्ड और सेंटर होता है वो लेफ्ट अलाइन मिलेगा हमें इस तरह से. इसी तरह से बात करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट. द वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी सेट्स द वर्टिकल अलाइनमेंट लाइक टॉप, बॉटम और मिडिल ऑफ द कंटेंट इन टी एच और टी डी. बाय डिफॉल्ट the vertical alignment of the content in a table is middle for both th and td elements. So the following example sets the vertical text alignment to bottom of td elements. So हमने हाइट इंक्रीज किया और वर्टिकल अलाइनमेंट को बॉटम में पुश किया है. अब आप यहाँ देखेंगे सब बॉटम में दिखाई देंगे आपको. नहीं डिफाइन करेंगे तो ये मिडिल में आएगा. ठीक है. बात करते हैं टेबल में स्टाइल. फर्स्ट है पैडिंग. टू कंट्रोल द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट इन अ टेबल यूज द पैडिंग प्रॉपर्टी ऑन टीडी एंड टीएच एलिमेंट. हम यहाँ पर पैडिंग ऑफर कर रहे हैं चारों साइड से 15 और टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट. तो इस तरह से टेबल थोड़ा स्पेसिंग के साथ क्रिएट होगा. तो ये जो हम लोग गैप देख रहे हैं यहाँ पर टॉप में और बॉटम में सभी सेल्स के अंदर, ये पैडिंग से पॉसिबल हुआ है. बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिवाइडर. एट दी बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी टू टी डी एंड टी एच फॉर हॉरिजॉन्टल डिवाइडर. हम चाहते हैं बॉर्डर से बॉटम से हो तो बॉर्डर बॉटम की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. होवरेबल टेबल आपने टी एलिमेंट पर सूडो यूज़ करना है होवर. अब क्या होगा, जब माउस जाएगा तो कलर चेंज होगा. इसी तरह से स्ट्रिप करना चाहते हो तो आप यहाँ लिखेंगे nth चाइल्ड और इसमें आप लिखेंगे इवन. सो फॉर ज़ेब्रा स्ट्रिप tables use the nth child selector and add a background color to all even or odd table rows. even मतलब 2 4 6, ठीक है. odd मतलब आपका 1 3 5 इस तरह से. चलिए क्लिक करते हैं यहाँ पर. ये देखिए इस तरह से आपका इवन नंबर पे कलर डिफरेंट दिखाई देगा. नेक्स्ट, table color. The example below specifies background color of and text color of th element. हमने bg कलर डिफरेंट रखा है, text कलर कंट्रास्ट रखा है. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा कलर डिफरेंट हमें हाईलाइट हो रहा है. किसका डिफाइन किया हमने, th. तो th का कलर अलग मिलेगा इस तरह से. अब बात करते हैं टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने का, कि भाई अगर ब्राउज़र की विड्थ को छोटा कर दिया जाए तो टेबल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ना हो. A responsive table will display a horizontal bar if the screen is too small to display the full content. So add a container like div. हमें टेबल को एक div में रैप करना है और उसको हमें ऑप्शन देना है ओवरफ्लो एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल में ऑटो हो जाए अराउंड द टेबल एलिमेंट टू मेक इट रिस्पॉन्सिव. तो हमने ये डिफाइन किया इस तरह से. ओपन करेंगे. अब हमारे पास कंटेंट ज़्यादा है तो स्क्रीन अगर बड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर हम लोग मोबाइल मोड में ले आए इसको, ठीक है. फिलहाल यहाँ पर जूम आउट हो रहा है क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टी नहीं लगाई है. हम मैनुअली छोटा करके आपको दिखाएंगे. तो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ठीक है. पेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है, डिव स्क्रॉल हो रहा है और उसके अंदर टेबल. पेज होता तो नीचे आता. तो ये था आपका टेबल वाला पार्ट. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, डिस्प्ले. ये हम लोग वहाँ भी पढ़ चुके हैं HTML के अंदर. द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट CSS प्रॉपर्टी फॉर कंट्रोलिंग लेआउट. तो हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं. वन इज़ ब्लॉक लेवल एंड सेकेंड इज इनलाइन. द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज़ यूज टू स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट is shown on a web page. Every HTML element has a default display value depending on the what type of element it is. The default display value of most element is block or inline. The display property is used to change the default display behavior of HTML element. So पहले बात करेंगे block level element की. A block level element always start on a new line and takes up the full width available, stretches out to the left and right as far as it can.
सो हमने यहाँ पर एक डिव बनाया, तो डिव में मैटर हमने इतना लिखा, लेकिन जब हमने बॉर्डर दिया तो वो फुल विड्थ को ले रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ब्लॉक होते हैं, जैसे कि एड्रेस, आर्टिकल, ए साइड, ब्लॉक कोड, कैनवस, डी, ये डिस्क्रिप्शन होता है आपका लिस्ट के अंदर, DL, DT, DD, डिव, DL, DT, फील्ड सेट, फिगर कैप्शन, फिगर, फुटर, फॉर्म, H1 to H6, जब भी हम लोग हेडिंग बनाते हैं न्यू लाइन में आता है। तो ये सारे आपके ब्लॉक लेवल में। इसी तरह से इनलाइन एलिमेंट, एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एक स्पैन को बॉर्डर ऑफर किया, बट वो सेम लाइन में ही चल रहा है। दिस इज एन इनलाइन स्पैन एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ। तो जैसे आप हेडिंग लिंक बनाइए मल्टीपल, तो लिंक क्या होंगे, एक ही लाइन में आते रहेंगे आपके, वो नई नई लाइन नहीं बनाते ऑटोमेटिक। एब्रीब्रेशन, एक्रोनियम, बोल्ड, बाई डायरेक्शनल, बिग, BR, जिसको हम लोग न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं, बटन, साइट्स, कोड, डेफिनेशन, EM। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, ये सब क्या है, इन लाइन। ये न्यू लाइन नहीं बनाएंगे जब आप यूज़ करेंगे, एक ही लाइन में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आप कॉल करा सकते हैं। बात करते हैं मैक्स विड्थ, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, एक बार दोबारा देखेंगे। विड्थ एंड मैक्स विड्थ, यूजिंग विड्थ एंड मैक्स विड्थ एंड मार्जिन ऑटो, a block level element always takes up the full width available, stretches out to the left and right as far as it can. So setting the width of a block level element will prevent it from stretching out to the edges of its container. Then you can set the margin to auto to horizontally center the element within its container. So the element will take up the specified width and the remaining space will be split equally between the two margins. So हमने क्या किया आज इस वाले एग्जांपल में कि हमने एक डिव बनाया जिसकी विड्थ है और हमने इसको मार्जिन ऑटो भी ऑफर किया। तो मार्जिन ऑटो क्या करता है, जो भी रिमेनिंग एरिया बचता है उसको लेफ्ट राइट में इक्वली डिवाइड करके सेंटर में मैटर को पुश करता है। तो दोनों सेम ही रिजल्ट दे रहे हैं, बट एक विड्थ के साथ और एक मैक्स विड्थ के साथ। अब इस एग्जाम्पल में क्या प्रॉब्लम है, the problem with the div above occurs when the browser window is smaller than the width of the element. The browser then adds a horizontal scroll bar to the page. But इस ब्लू वाले एग्जांपल में क्या होगा, using max width instead in this situation will improve the browser handling on small windows. This is important when making a site usable on small devices. तो resize the browser window to less than 600 pixels wide to see the difference between दी टू डिव्स। तो चलिए छोटा करके देखेंगे। तो नीचे क्या दिखाई दे रहा है, स्क्रॉलिंग आ रही है, तो ये देखो इस डिव की वजह से आ रही है, बट नीचे वाला डिव देख रहे हो अपना आप छोटा हो गया। अब हम लोग को बड़ा करते हैं तो डिव बड़ा होता आ रहा है, लेकिन 600 पिक्सल के बाद वो बड़ा नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला देखो अभी भी स्केल हो रहा है। अब जाकर हमारी स्क्रॉलिंग खत्म हो रही है। तो हमने इसका एक एग्जांपल यहाँ क्रिएट किया हुआ है, आप यहाँ से इसको चला के देख सकते हैं। ये हमारे पास 500 पिक्सल्स के दो डिव हैं। आप स्क्रीन छोटा करेंगे तो देखो पहला वाला छोटा नहीं हुआ, दूसरा वाला छोटा हो गया। तो विड्थ की जगह पर हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, हमने लिखा यहाँ पर मैक्स विड्थ। तो वो मैक्स विड्थ मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम 500 पिक्सल तक बड़ा होगा। स्क्रीन चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, लेकिन अगर स्क्रीन 500 पिक्सल से छोटी होती है तो वो रिस्पॉन्सिव में काम करेगा, यानी कि 100% में ट्रीट करेगा अपने आप को। फिर हम लोग बात करेंगे CSS में पोजीशन। पोजीशन बड़े काम की चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली है जब आप लोग वेब डिज़ाइन करते हैं। द पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पोजीशनिंग मेथड यूज्ड फॉर एन एलिमेंट, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। The position property specifies the type of positioning method used for an element. There are 5 different positions value, जैसे कि static, relative, fixed, absolute and sticky. Elements are then positioned using the top
bottom, left and right properties. However, these properties will not work unless the position property is set first. They also work differently depending on the position value. तो ये हमारे पास 5 different type of position value है. तो डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? स्टैटिक. जितने भी आप एलिमेंट डिफाइन करते हैं सब स्टैटिक पर होते हैं. तो इन चारों का रोल देखने के लिए हमें काम करना पड़ेगा. तो बात करते हैं स्टैटिक की पहले. सो HTML एलिमेंट्स आर पोजिशन स्टैटिक बाई डिफ़ॉल्ट. Static positioned element are not affected by the top, bottom, left and right properties. An element with position static is not positioned in any special way. It is always positioned according to the normal flow of the page. यानी कि जहाँ पर जिसके बाद में जो टैग आप डालोगे वो वहीं पर ही दिखाई देगा. सो हेयर इज़ द CSS दैट इज़ यूज. तो हमने यहाँ पर इसका आउटपुट अगर देखें तो कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है. हमने इसको स्टैटिक लिखा है तो नॉर्मल भी ऐसे ही आता, स्टैटिक डालने पर भी वैसे ही आएगा क्योंकि स्टैटिक डिफ़ॉल्ट है. रिलेटिव की बात करेंगे. एन एलिमेंट विथ पोजिशन रिलेटिव इज पोजिशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजिशन. यहाँ पर आप इसमें लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम से गैप, मार्जिन और पैडिंग के अलावा भी दे सकते हो. तो हमने क्या लिखा है? सेटिंग द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटिवली पोजिशनड एलिमेंट्स विल कॉज इट टू बी एडजस्टेड अवे फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन. Other content will not be adjusted to fit into any gap left by the element. मान लो कि मैंने अगर इसको आगे भेज दिया तो उसकी जगह पे ये नहीं कि दूसरा कंटेंट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा. हमने लिखा यहाँ से रिलेटिव पोजीशन, लेफ्ट से हमने 30 पिक्सल का गैप मेंटेन किया. देखो ठीक है. अब वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो जब हमने ये 30 पिक्सल डाला तो क्या हुआ? विड्थ तो उसकी टोटल वही है ना 100%. तो देखो नीचे स्क्रॉलिंग आई है. ठीक है. तो मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से कब और कहाँ इस्तेमाल करना होता है, ऐसे नहीं. फिर क्या आता है? पोजीशन फिक्स. पोजीशन फिक्स क्या होता है? जैसे बहुत सारे साइट्स में आप लोग क्या देखते हो कि जैसे एग्जांपल के तौर पर BSCS ले लेते हैं. यहाँ से यमुना चला लीजिए. अब आप यहाँ देख रहे हो कि राइट हैंड साइड पर कुछ लिंक्स हैं जो अपनी जगह से हिल नहीं रहे अगर हम लोग पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं. ये क्या हुआ? फिक्स का एग्जांपल हुआ. तो यहाँ आते हैं. फिक्स. An element with position fix is position related to the viewport, which means it always stay in the same place even if the page is scrolled. The top, right, bottom and left properties are used to position the element. A fixed element does not leave a gap in the page where it would normally have been located. So notice the fixed element is in the lower right corner of the page. Here is the CSS that is used. So हमने लिखा पोजीशन फिक्स, बॉटम से गैप 0, राइट से गैप 0, यानी कि हमें यहाँ पर दिखाई देगा एलिमेंट अपना. और विड्थ है 300 और थिकनेस है इसका बॉर्डर का 3 पिक्सल्स. तो कहाँ रहे वो? राइट, बॉटम. ठीक है. ये देखो पेज के ऊपर लेफ्ट में नहीं राइट में नोटिस करें सभी लोग. तो ये अब आप स्क्रीन को छोटा करें बड़ा करें यहीं पर ही रहने वाला है. समझ आ रहा है? हाँ. तो ऐसे देखो ये है इसके BSCS के. तो ये देखो यहाँ तक फिक्स चल रहा है ना, साथ में रेस्पॉन्सिबल आगे चेंज करा गया. तीसरा क्या था? एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का क्या रोल होता है? एन एलिमेंट विथ पोजीशन एब्सोल्यूट इज पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर. तो यानी कि पेरेंट की बात हो रही है. इंस्टेड ऑफ पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट लाइक फिक्स्ड. सो हाउएवर if an absolute position element has no position ancestor, it uses the document body and moves along with the page scrolling. Absolute position element are removed from the normal flow and can overlap elements. So यहाँ पर हम लोग इसका रोल देखते हैं. तो पहला इसके पास पेरेंट होना चाहिए. तो पेरेंट को आपने क्या देना है? पोजीशन रिलेटिव. फिर जो उसके अंदर आप बना रहे हैं उसको आप क्या दोगे? एब्सोल्यूट. अब यहाँ पर आप देखें ये वर्क करेगा, है ना. अब ये यहाँ पर कैसे आया? CSS को ज़रा ध्यान से देखिए. हमने बोला राइट से 0, ठीक है, टॉप से 80 पिक्सल.
तो राइट से 0 होने पे बिल्कुल टच हो गया, टॉप से 80 पिक्सल का गैप मेंटेन कर रहा है। पेरेंट में सिर्फ हमने इतना लिखा है, पोजीशन जस्ट रिलेटिव, तभी एब्सोल्यूट वर्क करता है, अदरवाइज नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो क्या है, डिव के अंदर डिव है, डिव के अंदर एक और डिव है। अगर बाहर होता तो बॉडी को ये फिर कंसिडर करेगा ऑटोमेटिक। फिर आता है आपका पोजीशन स्टिकी। एन एलिमेंट विथ पोजीशन स्टिकी इज पोजीशन बेस्ड ऑन द यूजर स्क्रॉल पोजीशन। A sticky element toggles between relative and fixed depending on the scroll position. It is position relative until a given offset position is made to in the viewport. Then it stick in place like position fix. अब sticky position ये later on introduce हुआ था, तो Internet Explorer was not support sticky positioning. Safari requires a WebKit prefix, वो मैं नीचे आपको दिखाऊंगा example. And you must also specify at least one of the value like top, right, bottom or left to sticky position to work. So in this example, the sticky element stick to the top of the page, top 0 when you reach its scroll position. So हम यहाँ पर define करें position web sticky safari and position sticky. तो safari में काम करने के लिए हम लोग web sticky लगाते हैं, बाकी सभी में काम करने के लिए only sticky. Next, टॉप से 0, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इस तरह से। अब आप यहाँ देखो, ये हमारे पास एक आइटम है, तो हम क्या कहते हैं कि जब पेज स्क्रॉल होगा तो ये ऊपर जाके लॉक हो जाएगा, स्टिक हो गया इस तरह से। तो देखो फिक्स का मैंने आपको एक BSCS की वेबसाइट में रिजल्ट दिखाया। बाकी जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लीवास्तु के ले लेता हूँ, तो यहाँ पर नैप बार देखें ध्यान से, अगर हम पेज को स्क्रॉल करते हैं वो टॉप में ही रहता है, वो जगह चेंज नहीं करता है अपनी, है ना। तो ये पोजीशन फिक्स का ही कमाल है। अब स्टिकी का एग्जांपल देखें तो जोमेटो की वेबसाइट पर आइए, रन कीजिए, ऑर्डर ऑनलाइन पर आइए। अब यहाँ देखना कि अगर मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ तो मैटर स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा स्क्रॉल करूँगा तो ये डाइनिंग आउट, डिलीवरी, नाइट लाइफ, टॉप, यहाँ पर जाके देखो उसके बाद का मैटर लॉक हो रहा है। ये देखो ध्यान से, समझ आ रहा है। तो ये क्या है, स्टिकी टॉप। क्लियर हो इस तरह से। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में बात करेंगे कि भाई हमें एक टेक्स्ट के ऊपर इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो कैसे लिखा जाए। सो पोजिशनिंग टेक्स्ट इन एन इमेज, तो हमारे पास एक है कंटेनर जिसकी पोजीशन क्या है, रिलेटिव, और उसके बाद हमने टेक्स्ट लिखा है अपना नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इमेज है और इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है, जैसे लेफ्ट में है इमेज के ऊपर, ये सेंटर में, ये राइट में है, ये बॉटम में है और ये लेफ्ट में है। तो हमने क्या करा यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर इमेज और सारे टेक्स्ट भी हमारे इसी के अंदर अवेलेबल है। तो कंटेनर की पोजीशन क्या है, रिलेटिव, इमेज उसके अंदर कॉल है। हमने टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट, सेंटर और इमेज, इस तरह से हमने कुछ क्लासेस यहाँ पर डिफाइन किए हुए। हमने क्या बोला, टॉप लेफ्ट को पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 8, लेफ्ट से 16 पिक्सल का गैप, तो वो देखो टॉप से 8, लेफ्ट से 16 पिक्सल। इसी तरह से हमने यहाँ पर उसको ऑफर किया कि भाई राइट से 8 और राइट, टॉप से 8, राइट से 16, यहाँ पर लेफ्ट से 16 और बॉटम से 8, और यहाँ पर राइट से 16, बॉटम से 8। सेंटर वाले को हमने क्या बोला कि टॉप से आपका 50% हो जाएगा, तो ये आपका टॉप से 50% होने के बाद सेंटर में आ गया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी इमेज के ऊपर भी अपना मैटर लिख सकते हो, उसको एक कस्टम पोजीशन वगैरह आप दे सकते हो। बात करेंगे ज़ीनडेक्स। ज़ीनडेक्स भी तभी काम करता है जब आपकी पोजीशन वर्क करती है। तो जैसे फोटोशॉप आप पढ़ के आए तो उसमें क्या होता है, अगर आप कोई लेयर बनाते हो तो जो लेयर टॉप पे होगा वो नीचे वाले कंटेंट को ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर ये एक तरह से ज़ीनडेक्स क्या होता है, किस ऑर्डर में सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट का जो हम लोग पढ़ के आए अदर सॉफ्टवेयर्स में, उसी पर काम करता है। तो चलिए समझेंगे यहाँ पर। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जैसे आप एलिमेंट बनाते जाते हो वैसे से आपका जो
इंडेक्स लेवल होता है वो इंक्रीज होता जाता है। बट मुझे किसी बाद वाले डिक्लेयर किए हुए एलिमेंट को पहले वाले के पीछे भेजना है, तब आपको इंडेक्स का यूज़ करना है। तो index property specifies the stack order of an element. The index property, when elements are positioned, they can overlap other element. The index property specifies the stack order of an element, which element should be placed in front of or behind the others. An element can have a positive or negative stack order. So हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि इमेज पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट और टॉप से जीरो इंडेक्स या -1। ठीक है, तो इमेज कहाँ है? टेक्स्ट के पीछे। अब ज़रा कंट्रोल यू करते हैं। वास्तव में इमेज कहाँ है? दोनों टेक्स्ट के बीच में। बट हमने इमेज को बोला -1 क्योंकि कायदे में क्या हुआ, 1 इमेज हुआ 2 टेक्स्ट हुआ 3, नीचे वाला पैराग्राफ। बट हमने बोला ये इमेज दोनों टेक्स्ट के पीछे चली जाए, तुमने क्या लिखा? -1। इसी वजह से टेक्स्ट आपका ऊपर आ गया, इमेज आपकी नीचे हो गई। +1 मतलब कि 1 तो ऑलरेडी है ही। 1 क्या है? हेडिंग है। 2 क्या है? इमेज है। 3 क्या है? ये। तो चेंज करके दिखा देते हैं, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ओपन करते हैं नोटपैड और कंट्रोल O। चलिए, तो फिलहाल के लिए मैं इस कोड को यहाँ से बंद कर देता हूँ, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग। अब क्या दिखाई देगा? टेक्स्ट, फिर इमेज, फिर टेक्स्ट, यही तो हमने बनाया। लेकिन हमने जब बोला पोजीशन इज एब्सोल्यूट, तो नीचे वाला टेक्स्ट इसको कवर करेगा। और अगर मैं यहाँ पर 1 ही रहने देता हूँ तो आप देख रहे हो इमेज सबके ऊपर आ गया। बट मैं कहता हूँ भाई टेक्स्ट को ढकना नहीं है, कंप्यूटर हैंग हो रहा है। तो यहाँ जाइए, तो उसके लिखिए -1। तो समझ आया? इस तरह से काम करता है। चलिए, नोट, Zindex only works on position element like absolute, relative, fixed and sticky. Static डिफॉल्ट होता है, इस पर काम नहीं करता। एंड फ्लैक्स आइटम एलिमेंट्स दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ डिस्प्ले एलिमेंट्स, डिस्प्ले फ्लैक्स एलिमेंट। अनदर Zindex एग्जांपल देखेंगे। Here we see that an element with greater stack order is always above on an element with a lower stack order. तो हमने एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर 3 बॉक्स बनाए, ब्लैक, ग्रे और ग्रीन। ग्रीन वाले का है 2, ग्रे वाले का है 3 और ब्लैक वाले का क्या है? 1। तो ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, ग्रीन सबसे बाद में, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये वाला बॉक्स है, ग्रे बॉक्स, ठीक है, जो कि मिडल में है, उसका इंडेक्स कितना है? 3 है। तो सबसे ऊपर आपका यही आएगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ देखो ग्रे वाला टॉप पर अवेलेबल है ना। इसका इंडेक्स कितना था? 3। यहाँ देखो ग्रे वाले का इंडेक्स कितना है, एक बार जरा ओपन कर देते हैं कोड। तो जिसका ज़्यादा होगा वो अपना आप ऊपर आएगा। विदाउट इंडेक्स क्या होता है? इफ 2 पोजिशन एलिमेंट्स ओवरलैप ईच अदर विदाउट अ इंडेक्स स्पेसिफाइड, द एलिमेंट डिफाइंड लास्ट इन द HTML कोड विल बी शोन ऑन टॉप। तो यहाँ पर इंडेक्स कहीं नहीं है, तो लास्ट में ग्रीन लिखा तो ग्रीन ही सबसे ऊपर आएगा ऑटोमेटिक। बट अगर मुझे ग्रीन को पीछे भेजना है तो या तो मुझे ग्रे का लेवल बढ़ा देना है या ग्रीन का घटा देना है, तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की, CSS लेआउट ओवरफ्लो। The CSS overflow property controls what happens to content that is too big to fit into an area. CSS overflow property specifies whether a clip to clip the content or to add scroll bars when the content of
an element is too big to fit in the specified area. So इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे लाइक विजिबल, हिडन, स्क्रॉल एंड नॉट visible is default property. The overflow is not clipped. The content renders outside the element box. In hidden, the element यानी कि जो overflow होगा वो आपका clip हो जाएगा and the rest of the content will be invisible. Next, scroll. The overflow is clipped and a scroll bar is added to see the rest of the content, and auto similar to scroll, but it adds scroll bars only when necessary. So the overflow property only works for block elements with a specified height. Inline element पर इसको ट्राई ना करें आप. तो डिफॉल्ट ओवरफ्लो क्या होता है? विजिबल. तो हम लोग यहाँ देखेंगे बाय डिफॉल्ट दी ओवरफ्लो इज विजिबल मीनिंग दैट इज नॉट क्लिप्ड एंड इट रेंडर्स आउटसाइड द एलिमेंट बॉक्स. सो क्लिक हियर. आप देखेंगे हमने एक बॉक्स बनाया, मैटर लिखा, लेकिन मैटर जितना एक्स्ट्रा था वो बॉक्स में से बाहर निकल गया, है ना. सेकेंड एग्जाम्पल, हिडन. विद द हिडन वैल्यू द ओवरफ्लो इज क्लिप्ड एंड द रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज हिडन. सो हियर we see that an element with greater stack order is always above an element with a low stack order. So यहाँ पर भी लिखा है हिडन, तो आपका मैटर हाइड हो जाएगा जितना भी और फ्लो हो रहा होगा. थर्ड, स्क्रॉल. Setting the value to scroll, the overflow is clipped and a scroll bar is added to scroll inside the box. Note that this will add a scroll bar both horizontally and vertically even if you do not need it. तो हमारा मैटर क्या हो रहा है? वर्टिकली ज़्यादा हो रहा है ना, लेकिन अब स्क्रॉलिंग जो दिखाई देगी वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पर दिख रही होगी अब, जबकि वजह इसकी तो नीड ही नहीं है. तो इसी का सॉल्यूशन किस में आता है? ऑटो के अंदर. The auto value is similar to scroll, but it adds scroll bar only when necessary. तो अब आप देखो सिर्फ वर्टिकल वाला आ रहा है ना. बात करेंगे ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई, यानी कि एक्स में यानी कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल या सिर्फ वर्टिकल. The overflow x and overflow y properties specifies whether to change the overflow of content just horizontally or vertically or both. Overflow x specifies what to do with the left right edges of the content. Overflow y specifies what to do with the top bottom edges of the content. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे x और y. तो हमने बोला x में नहीं करना है, y में करना है, तो ये देखिए तब भी हम लोग सेम रिजल्ट ही अचीव कर सकते हैं. तो x मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, y मतलब वर्टिकली एक्सिस. तो ये पार्ट आपका होगा इस तरह से. नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा फ्लॉट. तो फ्लॉट क्या होता है? फ्लॉट का काम होता है बेसिकली एलिमेंट को एक स्पेसिफिक विड्थ के अंदर लेफ्ट और राइट में अलाइन करना. इसके थ्रू वेबसाइट भी डिज़ाइन होते थे पहले. अब हम लोग वेबसाइट 2014 के बाद से इसमें वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं करते हैं, बट मैं आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा इसके अंदर भी कैसे बनती है वेबसाइट. तो द CSS फ्लॉट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लॉट. द CSS क्लियर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज व्हाट एलिमेंट कैन फ्लॉट बिसाइड the cleared element and on which side. So the float property is used to positioning and formatting content. Example, let an image float left to the text in a container. So the float property can have one of the following values. Left, the element floats to the left of its container. Right, the element floats to the right of its container. None, the elements does not float, will be displayed just where it occurs in the text. This is default. Inherit,
द एलिमेंट इनहेरिट द फ्लॉट वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट, यानी कि अगर कंटेनर में कंटेनर पेरेंट के पास अगर फ्लॉट है, अगर आपने इनर वाले को लिखा इनहेरिट, तो पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होगी राइट या लेफ्ट, वही चाइल्ड भी ले लेगा ऑटोमेटिकली. सो in its simplest use, the float property can be used to wrap text around images. तो समझते हैं इसका एग्जांपल. The following example specifies that an image should float to the right in a text. तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया इमेज और फ्लॉट लिखा राइट, तो इमेज राइट में आ गई और मैटर यहाँ पर अलाइन होकर हमें टॉप से मिल रहा है. चलो इस एग्जांपल को ज़रा समझते हैं. नोट पैड करेंगे ओपन, प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ. CSS को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, कमेंट. और यहाँ पर अब आप देखेंगे तो टेक्स्ट कहाँ आ रहा है, डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में. ठीक है, इमेज लेफ्ट है, टेक्स्ट भी लेफ्ट से लाइन है. अब ये जो मैटर है इमेज के नीचे से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा छोटा कर लेंगे इसको. अब हमारे पास मैटर काफ़ी है. अब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं HTML में काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ एक प्रॉपर्टी अलाइन इक्वल टू लेफ्ट. तो क्या दिखता है, जो मैटर है हमारा वो टॉप से अलाइन हो गया. ठीक है, और अगर आप लिखते हैं यहाँ पर लाइन इक्वल टू राइट, तो ये राइट में आ गया. तो अगर खाली HTML की बात होगी तो आप लेफ़्ट राइट से हैंडल कर लोगे. अगर नहीं लगाया तो आपका मैटर जो होगा वो नीचे से शुरू होगा इस तरह से, है ना. बट अब हम लोग CSS सीख रहे हैं ना, तो CSS ये कहता है कि HTML के एट्रीब्यूट्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो, जो करना है CSS में करो. तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि भाई जो मैटर है वो लेफ़्ट हो जाए. तो देखो यही सेम काम CSS से भी हो रहा है ना. मुझे राइट ले जाना है इमेज को, देखो इमेज राइट आ गई. समझ में आ गया. दोनों जगह से हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन CSS चल रहा है तो CSS से ही इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल. तो चलिए ये पार्ट क्लियर, अच्छे से आगे बढ़ते हैं. अब इसी तरह से आपको लेफ़्ट करना है तो आप यहाँ लेफ़्ट लिखेंगे तो ये आपका लेफ़्ट में आ जाएगा. नेक्स्ट अगर मैं लिख देता हूँ फ्लॉट नन, तो मैटर बाय डिफ़ॉल्ट नन ही होता है, तो वो नीचे से ही शुरू होता है, इसको लिखने की ज़रूरत होती नहीं है. अब हम क्या कहते हैं भाई, फ्लॉट नेक्स्ट टू ईच अदर. नॉर्मली जो डिव होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, जितनी बार आप डिव डालोगे वो नई लाइन बनाता है. हमने क्या बोला, नॉर्मली डिव एलिमेंट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. हाउएवर इफ वी यूज फ्लॉट लेफ्ट वी कैन लेट एलिमेंट फ्लॉट नेक्स्ट टू ईच अदर. तो हमने एक डिव बनाया जिसका फ्लॉट क्या है, लेफ्ट, और पैडिंग है 15. 1 2 3 जो हमारे पास डिव है, ये क्या है, क्लास है, ये क्या है, एलिमेंट है. तो यानी कि तीनों का फ्लॉट क्या हो गया, लेफ्ट हो गया. जब हमने डिव एलिमेंट को टारगेट किया तो अभी क्या होगा, तीनों डिव एक दूसरे के साइड बाय साइड में आपको दिखाई देंगे. कोड में जाके देखो क्या लिखा हमने, 3 डिव. अगर मैं ये प्रॉपर्टी निकाल दूँ तो तीनों अलग लाइन बनाएंगे. ट्राई करके देखते हैं. और इसको बंद कर देते हैं, सेव करेंगे, रीलोड करेंगे. क्या दिखाई दे रहा है, ब्लॉक एलिमेंट का यही तो नेचर होता है. लेकिन हमने जैसे यहाँ पर फ्लॉट लेफ्ट लिखा, उसे तीनों एलिमेंट को साइड बाय साइड कर दिया, और जिसके अंदर जो जो कंटेंट है उतनी ही विड्थ कर दी उसने उसको ऑटोमेटिकली. समझ आया. तो फ्लॉट इस तरह से यूज़ होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक. तो फ्लॉट में एक प्रॉपर्टी आती है क्लियर. अब ये क्लियर प्रॉपर्टी का क्या काम है, इसको ज़रा समझते हैं. द क्लियर प्रॉपर्टी, जैसे फ्लॉट होता है वैसे क्लियर होता है, लेकिन ध्यान रखना क्लियर फ्लॉट के साथ ही काम करता है. व्हेन वी यूज द फ्लॉट प्रॉपर्टी एंड वी वांट द नेक्स्ट एलिमेंट बिलो नॉट ऑन राइट और लेफ्ट, वी विल
have to use the clear property. The clear property specifies what should happen with the element that is next to floating element. So the clear property can have one of the following values: none, which is default. The element is not pushed below left or right floated elements. Left, the element is pushed below left floated element. Right, the element is pushed below right floated element. Both, the element is pushed below both left and right floated element. Inherit, यानी कि जो पेरेंट के पास होगा. तो फ्लॉट कब आएगा? मान लीजिए आपने एक डिव बनाया, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जाम देखा, एक कंटेनर था, उसके अंदर 3 डिव थे या तीनों अलग अलग डिव है. अभी जब आप फ्लॉट के बाद में कोई नया डिव बनाओगे तो जो बाद वाला डिव होगा वो पहले वाले के नीचे घुस जाएगा. ठीक है, तभी हमें क्लियर की ज़रूरत आती है. सो व्हेन क्लियरिंग फ्लॉट्स यू शुड मैच द क्लियर टू द फ्लॉट. If an element is floated to the left, then you should clear to the left. Your floated element will continue to float, but the clear element will appear below it on the web page. So this example, clear the float to the left, here it means that the element is pushed below the left floated div1 element. तो मेरे पास अभी 2 एलिमेंट है, div1 and div2. रन करेंगे तो देखो, अगर मैंने फ्लॉट नहीं किया था क्लियर, तो क्या हुआ, div2 div1 के नीचे जा रहा है. बट जब मैंने क्लियर का इस्तेमाल किया तो मेरा 4 वाला 3 के नीचे आ रहा है. चलो ज़रा ओपन करके देखते हैं कोड में. अब यहाँ ध्यान से देखें स्ट्रक्चर को. इस एग्जांपल में एक डिव है यहाँ पर, ये दूसरा डिव है हमारे पास, ये थर्ड डिव है, ये फोर्थ डिव है. हमने जानबूझ के एग्जांपल क्रिएट किया कि भाई नहीं लगाओगे तो क्या होगा, लगाओगे तो क्या क्या होगा. तो div1 के पास है फ्लॉट लेफ्ट, div2 पर हमने क्लियर नहीं कराया, div3 के पास भी फ्लॉट है लेकिन div4 में हमने क्लियर कराया. तो क्लियर कराने से क्या हुआ और नहीं कराने से क्या हुआ, देखो 2 वाला 1 के नीचे जा रहा है ऑटोमेटिक. ऐसा तो चाहिए नहीं, मैं चाहता हूँ मेरा जो नेक्स्ट डिव होगा वो नीचे आए. तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर. तो हमने फोर्थ वाले में लिखा क्लियर लेफ्ट, तभी वो 3 के बाद में फोर्थ वाला नीचे आएगा, अदरवाइज आएगा नहीं. तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें नेक्स्ट एलिमेंट को करना है या नहीं करना है. इसके बाद एक हमारे पास होता है क्लियर फिक्स हैक. इफ अ फ्लॉटेड एलिमेंट इज टॉलर देन द कंटेनिंग एलिमेंट, इट विल ओवरफ्लो आउटसाइड ऑफ इट्स कंटेनर. वी कैन देन ऐड अ फिक्स हैक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो हमने यहाँ पे लिखा ओवरफ्लो ऑटो. क्लियर फिक्स कोई ज़रूरी नहीं आपको यही लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एक मीनिंगफुल नेम है क्लियर फिक्स कि भाई जो हम फ्लॉट इस्तेमाल करते हैं तब हमें इसको लगाना चाहिए. तो चलो देखते हैं यहाँ पर. अब देखो क्या हुआ, हमने एक डिव के अंदर टेक्स्ट और इमेज दोनों को कॉल किया हुआ है. यहाँ आ जाता है, तो ये हमारे पास एक डिव है, इमेज और टेक्स्ट दोनों यहाँ पर है. हमने क्या बोला कि भाई इमेज 1 जो है उसका फ्लॉट क्या होगा, राइट होगा, और जो इमेज 2 है उसका फ्लॉट क्या होगा, राइट होगा. एक पर हमने क्लियर फिक्स डाला डिव पर, एक पर हमने क्लियर फिक्स नहीं डाला. जिस पर नहीं डाला क्या हुआ, उसके साथ आपका इमेज कंटेनर से बाहर निकल गया. जिस पर डाला तो इमेज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली मेरा कंटेनर भी बड़ा हुआ. तो ये सही प्रैक्टिस है और ये गलत प्रैक्टिस है. अक्सर हमें ये पता नहीं चलता क्योंकि हम लोग बॉर्डर तो डालते नहीं है, लेकिन तो बॉर्डर डालोगे तभी प्रॉब्लम पकड़ में आएगी, हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है. ठीक है, तो क्या यूज़ करना है, क्लियर फिक्स. ठीक है, तो ये इसका कोड है. यहाँ पर हमने लिखा क्लियर फिक्स में ओवरफ्लो ऑटो. तो जितना भी मैटर हमारा बड़ा होगा कंटेनर से वो ऑटोमेटिकली बड़ा. ये प्रॉब्लम तभी आती है जब आप फ्लॉट डालते हो. अगर मैं फ्लॉट निकाल लूँगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली. ट्राई करके देखते हैं. चलिए, यहाँ पर इमेज 2 अवेलेबल है. मैं इस क्लास को हटा देता हूँ, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ.
ठीक है, नीचे से ना क्लियर फिक्स भी हटा दिया। चलिए सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। तो देखो क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। मैं HTML के एट्रीब्यूट से ट्राई करके देखता हूँ। अलाइन लेफ्ट डाला, प्रॉब्लम आ गई। यही सेम प्रॉब्लम फ्लॉट के साथ भी आ रही है। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन क्या है कि भाई आप जो है क्लियर फिक्स को डिफाइन करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप अपना जो फ्लॉट वगैरह है वो ट्राई करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम बढ़िया काम करेगा, है ना। तो या तो अलाइन इस्तेमाल करोगे तब भी फंस जाओगे, और अगर आप फ्लॉट डिफाइन करोगे तब भी आपको सेम ही प्रॉब्लम आएगी। तो हम नहीं चाहते कि मेरा जो इमेज जिस कंटेनर में था उससे बाहर निकले ऐसे, जो ऊपर वाला एग्जांपल है, तो ये गलत है, ऐसा होना चाहिए स्ट्रक्चर। नेक्स्ट फ्लॉट के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इससे वेबसाइट वगैरह क्रिएट हो जाती है। तो एक छोटा सा वेब एग्जांपल भी देखेंगे। सो ग्रिड ऑफ बॉक्सेस या इक्वल विड्थ बॉक्सेस। So with the float property, it is easy to float boxes of content in side by side. This example clears the float to the left. Here it means that the element is pushed below the left floated div element 1. तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया बॉक्स एलिमेंट फ्लॉट लेफ्ट है, विड्थ है 33.3, ठीक है। तो ये 3 बॉक्सेस बनाएगा। अगर आपको 4 बॉक्सेस बनाए तो 25% की वैल्यू डिफाइन करो, अगर 2 बॉक्सेस बनाए तो 50% की वैल्यू डिफाइन करो। तो ये देखिए 3 बॉक्सेस हमारे साइड बाय साइड बन के आ रहे हैं इस तरह से। सो बॉक्स साइजिंग क्या होता है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया? बॉक्स साइजिंग क्या है? बॉर्डर बॉक्स। तो हमने कुछ टाइम पहले पैडिंग का एक टॉपिक पढ़ा था, याद है? वहाँ मैंने सिखाया था आपको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, पढ़ाया था कि नहीं? पैडिंग पढ़ाई थी, उसके अंदर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स पढ़ाया था कि नहीं? उतना याद नहीं, बस लास्ट क्लास की भूल गए। अच्छा, तो लास्ट क्लास जिक्र नहीं आया। तो हमने उसमें पढ़ा था कुछ बॉर्डर और आउटलाइन, कि जब भी आप किसी एलिमेंट को बॉर्डर आउटलाइन या अगर आप पैडिंग देते हो तो क्या होता है कि आउटलाइन तो कंसिडर नहीं होता टोटल विड्थ में, लेकिन विड्थ और पैडिंग जो होगा, मान लो एक एलिमेंट है 300 बाई 100 पिक्सल का, पैडिंग डालोगे तो टोटल विड्थ में ऐड हो जाएगा। उसी को एलिमिनेट करने के लिए मैंने आपको सिखाया था बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो क्या है यहाँ पर, यू कैन ईजिली क्रिएट 3 फ्लोटिंग बॉक्सेस साइड बाय साइड। अब हमने यहाँ क्यों यूज़ किया? क्योंकि पैडिंग कितना है 50, तो ये 50 पिक्सल्स का पैडिंग तो है लेकिन विड्थ में टोटल ना हो, उसी को एलिमिनेट करने के लिए डिफाइन किया। सो हाउएवर व्हेन यू ऐड समथिंग दैट एनलार्ज द विड्थ ऑफ ईच बॉक्सेस, example padding and border, the box will break. The box sizing property allows us to include the padding and border in the box total width and height, making sure that the padding stays inside of the box and that it does not break. नेक्स्ट क्या है, जिसको अगर हमें साइड बाय साइड लाना हो तो हम लोग सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। देखो इमेजेस आपके साइड बाय साइड आ गए। नेक्स्ट क्या है, इक्वल हाइट बॉक्सेस। सो यहाँ पर द ग्रिड ऑफ बॉक्सेस कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्प्ले इमेजेस साइड बाय साइड। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल यू लर्न हाउ टू फ्लॉट बॉक्सेस साइड बाय साइड विद एन इक्वल विड्थ. However, it is not easy to create floating boxes with equal height. A quick fix, however, is to set the fixed height like in the example below. तो यहाँ पर हमारे पास 2 बॉक्स हैं, इधर मैटर ज़्यादा है, इधर मैटर कम है। तो हमने इन दोनों को एक हाइट ऑफर कर दी। यहाँ पर कोड में जाके अगर आप देखोगे हाइट कितना है 300, ठीक है। तो दोनों में बॉक्स की क्लास अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर स्क्रीन हम छोटा करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पर ही ज़्यादा छोटा हुआ नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, F12 दबाएंगे, यहाँ से रिस्पॉन्सिव ऑन करेंगे। अब और ज़्यादा छोटा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा रिस्पॉन्सिव लगाया नहीं उसके ऊपर, चलो कोई बात नहीं। तो क्या होगा कि अगर इसमें कल को हम लोग मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें,
ऐसे नहीं तो ऐसे सही। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ 3 की जगह वो ज़्यादा कर देते हैं, तो मैटर बाहर निकल गया। तो हम तो ये चाहते थे भाई अपना बॉक्स बड़ा हो जाए, और अगर ये बॉक्स बड़ा हो तो ये बॉक्स भी साथ में ऑटोमेटिकली बड़ा हो। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उसी के ऊपर बात करें। नहीं, वो तो दे ही सकते हैं, वो अलग चीज़ है। तो चलिए, इक्वल हाइट का बॉक्स बनाने के लिए हमने क्या करा, उसको एक हाइट ऑफर कर दी दोनों साइड में। अब ये तो प्रेडिक्टेबल है ना कि कंटेंट ज़्यादा ही मतलब कम होगा ज़्यादा होगा क्या होगा, तो हाइट अपना आप एडजस्ट भी तो होनी चाहिए। So, however, this is not very flexible. It is okay if you can guarantee that the boxes will always have the same amount of content in them. But many times the content is not the same. If you try the example above on a mobile phone, you will see that you will see that the second box content will be displayed outside of the box. So this is where CSS3 flex box comes in handy, as it can automatically stretch boxes to be as long as the longest box. तो ये हमने कंटेंट बढ़ा के देखा था, मोबाइल मोड में भी देख लेते हैं एक बार क्या दिखाई दे रहा है। मैटर बाहर निकल गया था, फिर से रिलोड करो, मैटर बाहर जाता हुआ दिखाई देगा आपको। मैंने अभी इसके अंदर मेटा व्यू पोर्ट नहीं डाला था इसलिए छोटा होता। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के साथ जाएंगे। अब आप यहाँ देखो, इसमें मैटर ज़्यादा है, या अगर मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो दूसरा बॉक्स अपना आप ही छोटा बड़ा हो रहा है पहले वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग। ये प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमने यहाँ पर इसके लिए यूज़ करा एक कंटेनर, और कंटेनर के अंदर 2 डिव। और कंटेनर का हमने बोला डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स रैप में नो रैप, और बैकग्राउंड कलर डिफाइन किया। कंटेनर के अंदर जो बॉक्स वाले वाला डिव है वो टोटल विड्थ 50% रहेगा, और बैकग्राउंड कलर देखो मैंने हाइट कहीं नहीं डाला, देख सकते हो ना। तो जितना मैटर उसके अकॉर्डिंग हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेविगेशन मेन्यू। यू कैन ऑल्सो यूज फ्लॉट with a list of hyperlink to create a horizontal menu. So आज मॉर्निंग के बैच में हम लोगों ने इसके थ्रू नेविगेशन डिज़ाइन करके दिखाया है। सो LI में हमने लिखा है फ्लॉट लेफ्ट, तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। प्रेस करेंगे कंट्रोल यू। तो लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। जितनी बार आप लिस्ट बनाओगे अलग अलग लाइन में बनते हैं। हमने यहाँ पर क्या बोला, फ्लॉट लेफ्ट, तो ये सब साइड बाय साइड आ गया इस तरह से। इसी तरह से वेब लेआउट का एग्जांपल अगर हम लोग समझें, हमने हेडर फुटर बनाया जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रे होगा, पैडिंग आपका 15 रहेगा, कलर वाइट रहेगा। उसके बाद हमने एक कॉलम बनाया फ्लॉट लेफ्ट 15 पिक्सल का पैडिंग, क्लियर फिक्स बनाया हमने ताकि अगर कहीं पर फ्लॉट है तो वो क्लियर हो जाए। मेन्यू बनाया जिसकी विड्थ है 25%, कंटेंट बनाया जिसकी विड्थ है 75%। तो ये हेडर, ये फुटर, ये मेन्यू, ये कंटेंट। आप स्क्रीन को छोटा करें या बड़ा करें, ये आपका कंटेंट एडजस्टेबल है इसका। तो ये सब किससे बना, फ्लॉट, ट्रू। तो फ्लॉट हमने कहाँ डाला, आपने नोटिस किया, कॉलम के ऊपर। तो ये दोनों कॉलम है। तो चलो यहाँ पर ज़रा कोड में आते हैं, क्या कॉलम की क्लास इनके ऊपर अप्लाई है कि नहीं। तो ये नेविगेशन वाला कॉलम है, ये कंटेंट वाला कॉलम है। फिर इसके बाद इसमें मेन्यू और कंटेंट की क्लास कॉल है। तो कंटेंट वाले में हमने क्या कर रखा है, विड्थ 70%, 75, और मेन्यू की विड्थ कितनी रहेगी 25%। टोटल कितना हो गया 100%, इस तरह से। नेक्स्ट इनलाइन ब्लॉक की बात करेंगे। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। सो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किस तरह से काम करता है, कंपेयर टू डिस्प्ले इनलाइन, the major difference is that display inline block allows to set a width and height of the element. Also, the display inline block
the top and bottom margins padding are respected, but with display inline they are not. So compared to display block, the major difference is that display inline block does not add a line break after the element, so the element can sit next to other elements. So the following examples, the different behavior of display inline and inline block and block, इसको ज़रा समझते हैं। तो हमारे पास तीन एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बी, एग्जाम्पल सी। एग्जाम्पल ए है डिस्प्ले इनलाइन, बी है इनलाइन ब्लॉक एंड सी क्या है, ओनली ब्लॉक। तीनों का डिफरेंस देखिए। डिस्प्ले इनलाइन, हमने एक एलिमेंट को बॉर्डर, कलर सब कुछ दिया, लेकिन वो एक ही लाइन में ऐसे ही कंटिन्यूटी में चल रहा है। ठीक है, ज़रा CSS पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा हमने, विड्थ और हाइट दोनों चीज़ें दी, बट विड्थ और हाइट इनलाइन एलिमेंट पर काम नहीं करती, नहीं करा ना काम। बट क्या क्या काम करा, यहाँ से बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर, ये दोनों चीज़ें इसमें काम कर रही हैं। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, एक लाइन में भी लाएगा, प्लस जो भी विड्थ और हाइट आप ऑफर करोगे उसको भी वो एक्सेप्ट करता है। इनलाइन ही है लेकिन विड्थ और हाइट इसने एक्सेप्ट किया। ब्लॉक हमें पता है न्यू लाइन प्रोड्यूस करता है। तो जैसे मैंने इनको थर्ड एग्जांपल में डिस्प्ले ब्लॉक लिखा, तो क्या हुआ, ये एक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ इस सेंटेंस के बाद में ये ब्रेक हुआ, फिर इसका दूसरा एलिमेंट ब्रेक हुआ, फिर तीसरे एलिमेंट के बाद में आपका नेक्स्ट मैटर कंटिन्यू हुआ। समझ गए। तो ब्लॉक हमेशा न्यू लाइन बनाता है, इनलाइन ब्लॉक सेम लाइन में रहेगा लेकिन विड्थ और हाइट ले लेगा आपसे। इनलाइन विड्थ और हाइट नहीं लेता, पैडिंग ले लेगा। सो यूजिंग इनलाइन ब्लॉक टू क्रिएट नेविगेशन लिंक, तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, अपने फ्लॉट से बनाए थे ULLI, इस वाला एग्जांपल हम लोग देखेंगे इनलाइन ब्लॉक के थ्रू। वन कॉमन यूज for display inline block is to display list items horizontally instead of vertically. The following example creates horizontal navigation link. So हमारे पास एक nav है और nav के अंदर li है, हमने li को बोला है display inline block। ये देखो आपका एक ही लाइन में भी आ गया और ऊपर नीचे आपका गैप वगैरह भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये होता है इनलाइन ब्लॉक। नेक्स्ट है ओनली अलाइन। अलाइन किस तरह से वर्क करता है, इसके लिए हम लोग मार्जिन वगैरह का यूज़ सीखेंगे। तो बात करते हैं, किसी डिव एलिमेंट को मुझे स्क्रीन के सेंटर में लेके आना है। ये भी आज हमने जब लाइव एक एग्जांपल क्रिएट किया था वेब टेम्पलेट का, वहाँ यूज़ करके दिखाया मॉर्निंग के बैच में। टू हॉरिजॉन्टली सेंटर अ ब्लॉक एलिमेंट लाइक डिव यूज मार्जिन ऑटो। अब डिव में मार्जिन कब अप्लाई होगा, जब डिव की विड्थ टोटल विड्थ से कम हो स्क्रीन की, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिव फुल विड्थ लेता है ना, ब्लॉक एलिमेंट है। सो सेटिंग द विड्थ ऑफ द एलिमेंट विल प्रिवेंट it from stretching out to the edges of its container. The element will then take up the specified width and the remaining space will be split equally between the two margins. तो हमने यहाँ पर एक div बनाया जिसको क्लास दी है सेंटर। विड्थ की टोटल जो रखी हमने वो रखी 50% div की, मार्जिन ऑटो डिफाइन किया, बॉर्डर अप्लाई किया, पैडिंग डिफाइन किया। तो इससे क्या हुआ, आपका जो डिव एलिमेंट है ग्रीन बॉर्डर में वो सेंटर में आ गया इस तरह से। तो जो भी हमारे पास बचा हुआ था एरिया 50%, वो 25% राइट में चला गया, 25% लेफ्ट में आ गया। अब बात करते हैं इसके अंदर का जो मैटर है, ये हुआ कंटेनर लाइन, ये हुआ मैटर लाइन। तो मैटर को अलाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो हमने देखो उसी के अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा, तो हमारा मैटर सेंटर लाइन हो गया। किसी इमेज को सेंटर करना है, तो इमेज क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है। तो इमेज पर अगर आप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक एलिमेंट। टू सेंटर एन इमेज सेट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन टू ऑटो एंड मेक इट इनटू अ ब्लॉक एलिमेंट। तो इमेज पर हम क्या लिख रहे हैं, ब्लॉक, एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करें, और ये देखिए सेंटर में आ गया। इसी तरह से लेफ्ट एंड राइट अलाइन यूजिंग पोजिशन।
वन मेथड फॉर अलाइनिंग एलिमेंट टू यूज पोजिशन एब्सोल्यूट, हमने लिखा पोजिशन एब्सोल्यूट और राइट से जीरो, तो एलिमेंट राइट में आ जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट एंड राइट अलाइन अगर आप करना चाहते हैं तो लिखिए फ्लॉट राइट, तो राइट हो जाएगा, फ्लॉट भी यही सेम काम कर देगा। क्लियर फिक्स की बात करें तो ये आपको मैंने समझा ही दिया क्या काम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका रिजल्ट देख सकते हो। वर्टिकली सेंटर अगर करना चाह रहे तो हम लोग पैडिंग डाल के भी सेंटर कर सकते हैं। हमने लिखा एलिमेंट के ऊपर पैडिंग टॉप बॉटम से 70, तो नीचे ऊपर 70, तो वर्टिकली मिडिल हो गया। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल सेंटर आ जाए पैडिंग के साथ, तो यूज पैडिंग एंड टेक्स्ट लाइन सेंटर, हमने टॉप बॉटम से पैडिंग रखा और टेक्स्ट लाइन हॉरिजॉन्टल क्या करा सेंटर, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ गया मैटर आपका इस तरह से। तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे सेंटर वर्टिकली यूजिंग लाइन हाइट, यानी कि दो लाइन का अगर टेक्स्ट होगा तो हमने यहाँ पर लाइन हाइट का यूज़ किया है 200 पिक्सल, तो भी आपका वर्टिकल अलाइन हो जाएगा। फिर हमने क्या रखा सेंटर वर्टिकली यूजिंग पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्म, तो इस मैटर को हमने लिखा टॉप से 50 लेफ्ट से 50, ये यहाँ आ गया बीच में। लेकिन इधर से बिल्कुल आ जाए राइट और बॉटम से, हमने क्या लिखा ट्रांसफॉर्म करना ट्रांसलेट -50 -50, तो ये सेंटर में आएगा। इसी तरह से फ्लैक्स के थ्रू अगर करना चाहोगे सेंटर लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, बीच में लाने के लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, वर्टिकल लाने के लिए अलाइन आइटम सेंटर, तो भी काम कर जाएगा। तो देखो अलाइन करने के कितने सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्बिनेटर्स, ये भी आज हमने यूज़ करा मॉर्निंग के बैच में कि चाइल्ड सेलेक्टर किस तरह से वर्क करता है। तो आपको बिगनिंग में हमने एक पढ़ाया था, वो टॉपिक लेके आते हैं आपके सामने, सीएसएस में सेलेक्टर याद है, सिंपल कॉम्बिनेटर सूडो एलिमेंट एट्रीब्यूट, तो ये उसी का ही पार्ट है। तो अ कॉम्बिनेटर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टर। A CSS selector can contain more than one simple selector. Between the simple selector, we can include a combinator. So there are 4 different combinator in CSS. पहला क्या है डिसेंडेंट सेलेक्टर, जिसमें लोग खाली स्पेस का यूज़ करते हैं। मान लो आपके पास एक डिव टैग है, डिव के अंदर एक पैराग्राफ है, उसके अंदर फिर से एक डिव है पैराग्राफ के बाद में, और उसके अंदर फिर से डिव रखे हुए हैं। अगर आपने लिखा डिव स्पेस पी, तो वो पैराग्राफ चाहे पहले वाले डिव के अंदर हो या उस डिव के अंदर एक और डिव के अंदर पैराग्राफ हो, सभी को ऊपर वर्क करेगा डिसेंडेंट। फिर क्या है चाइल्ड सेलेक्टर, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ग्रेटर देन के साथ। एग्जेंट सेलेक्टर, जिसमें आप यहाँ पर प्लस का यूज़ करेंगे, जनरल सेलेक्टर में आप टिल्ट का यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले डिस्कस करेंगे डिसेंडेंट सेलेक्टर। The descendant selector matches all elements that are descendants of a specified elements. The following example selects all paragraph element inside div element. तो ये देखिए, प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, हमने एक डिव बनाया, डिव के अंदर 2 पैराग्राफ है, उसके अंदर एक सेक्शन का नाम से एलिमेंट है और उसके अंदर भी पैराग्राफ है। बट अगर आपने इस तरह से लिखा डिव स्पेस पी, तो ये भी सेलेक्ट होगा और ये भी सेलेक्ट होगा, ट्राई करके देख सकते हो। बट ये 2 पी क्यों नहीं सेलेक्ट हुए, क्योंकि इसके आगे रेफरेंस है डिव लगा हुआ, बट ये तो बाहर है। अगर यहाँ ये होता है, ये भी डिव के अंदर ही होता, तो ये भी सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया डिसेंडेंट क्या काम करेगा। चाहे कितने भी माइक्रो लेवल पर पढ़ाओ डेटा, आपने लिख दिया डिव के अंदर पी, नो मैटर वो किसके अंदर है, सबको पकड़ेगा। इसी तरह से दूसरा था चाइल्ड सेलेक्टर। तो हम ये कहते हैं प्रीवियस एग्जांपल में कि जो डिव के चाइल्ड है, तो इस डिव का चाइल्ड कौन है, ये, ना कि ये। तो चाइल्ड सेलेक्टर उस सिनेरियो में वर्क करता है। हमने लिखा द चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल एलिमेंट दैट आर द चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। द फॉलोइंग एग्जांपल सेलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स इनसाइड ऑफ अ डिव एलिमेंट। आउटपुट चेक करेंगे, कंट्रोल
यू प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या है, चाइल्ड, ये सेक्शन के अंदर है तो ये चाइल्ड नहीं है बट डिसेंडेंट है, ठीक है, और यहाँ पर फिर ये चाइल्ड है। अब आप देख रहे हैं 1, 2 और 4 का कलर चेंज आना चाहिए, है ना। 3 का क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एक सेक्शन एलिमेंट में है तो चाइल्ड ही नहीं हुआ वो, और 5 और 6 वो डिप के अंदर है ही नहीं, तो इसलिए उनका कलर चेंज नहीं हुआ। 3 सेक्शन एलिमेंट के अंदर था ना। हम क्या बात करें, चाइल्ड की, यानी कि इस डिप को बिलोंग करते कितने पैराग्राफ हैं, ना कि उसके अंदर अगर कोई और टैग है उसके अंदर की बात। हाँ, नहीं नहीं इससे नहीं, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन डाला है, इससे नहीं हुआ, ये जो मैंने लगाया ग्रेटर देन, ठीक है। पहले स्पेस पी लिखा था ना, तो बाहर वाले भी सेलेक्ट हुए और अंदर वाला भी सेलेक्ट हुआ था, लेकिन हम कह रहे भाई डिव के चाइल्ड की बात करो, तो अब ये पैराग्राफ तो है लेकिन डिव में नहीं है, सेक्शन के अंदर है, ठीक है। नो मैटर इसका पेरेंट डिव ही है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट अलग हो गया ना, इसलिए। इसी तरह से नेक्स्ट आता है एग्जैक्ट सिबलिंग सेलेक्टर, जिसमें हम लोग प्लस का यूज़ करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।